नमस्कार बच्चों। तो आज हम देखते हैं हिस्ट्री चैप्टर 3 नाजीवाद और हिटलर का उदय। इसके कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो एग्जाम में आने की संभावना जिसकी ज़्यादा होती है, वैसे क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेके आई हूँ। पहले कुछ एमसीक्यू है, फिर लॉन्ग आंसर। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए फिर हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है नाजीवाद और हिटलर का उदय। ठीक है, एमसीक्यू देखते हैं। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? बेटा ये मित्र राष्ट्र यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें दो खेमे में जो बटे हुए थे, दो पार्ट में जो विश्व के कुछ देश बटे हुए थे, उसी में एक मित्र राष्ट्र थे। जो एक पार्ट था उसको मित्र राष्ट्र बोला गया था और जो दूसरे पार्ट थे उनको धुरी राष्ट्र बोला गया है। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये आपके अभी के एग्जाम के लिए 9th 10th और आगे चल के कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी ये सारे जो एमसीक्यू मैं आपको देती हूँ ये बहुत फायदेमंद है। तो इसे आप नोट करके रखें, याद कर लें, अच्छे से समझ के याद करें तो चीजें याद रहती है लंबे समय तक। चलिए, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन कौन से थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। चार देश शामिल थे। सबसे पहले जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो इसमें 3 देश ही शामिल थे, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। उसके बाद विश्व युद्ध बहुत लंबे समय तक चला था बेटा, आपको पता है 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला है। ये 4 साल के जब युद्ध की मतलब लास्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गया था, विश्व युद्ध में, और वो मित्र राष्ट्रों में था। अब दूसरा है धुरी शक्तियों में कौन से देश शामिल थे, यानी कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? कौन कौन से हैं आपके? जर्मनी, जापान तथा इटली। धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? जर्मनी, जापान तथा इटली। जर्मनी, जापान तथा इटली जो धुरी शक्तियां थी इनकी हार हो गई थी प्रथम विश्व युद्ध में, और जो मित्र राष्ट्र थी इनकी जीत हुई थी। अब है राइक स्टॉक। क्या है राइक स्टॉक? जर्मन सांसद को कहते हैं। बेटा इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कई बार आते रहे हैं, रिपीटेड होते रहे ये क्वेश्चन, इसलिए मैं ऐसे एमसीक्यू आपके लिए लाई हूँ। राइक स्टॉक क्या है? जर्मन संसद को कहते हैं राइक स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? यानी कि जर्मनी की सत्ता हिटलर के हाथ में कब आई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने से कुछ दिन पहले जर्मनी की सत्ता हिटलर के हाथ में आई थी। कब बना है? 1933 में। क्वेश्चन नंबर 5 है अवांछित किन्हें कहा जाता है? ये सारे बेटा जर्मनी से रिलेटेड है, जर्मनी के क्वेश्चन है और प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड है। अवांछित किसे किन्हें कहा जाता है, यानी कि जर्मनी में जो है अवांछित लोग किसे कहा गया है? हिटलर ने एक जो नाजीवाद की प्रथा चलाई थी, बोल सकते हैं हम, प्रथा ही बोल सकते हैं उसको, उसमें अवांछित लोगों की बात की गई है कि अवांछितों को जर्मनी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो वही देखिए कि अवांछित किसे कहा गया है। हिटलर ने अवांछित जो है उसमें किन किन लोगों को रखता था हिटलर? यहूदी, जिप्सी, पोलिश, ये सभी समुदाय थे, तथा अस्वस्थ जर्मन लोग, यानी कि जो लोग अस्वस्थ थे, जैसे कि अपाहिज हो शरीर से, वैसे बीमार हो, वैसे लोगों को वो अवांछित कहता था। उनके अनुसार, हिटलर के अनुसार क्या था कि जो बहुत बिल्कुल स्वस्थ हो और जो मतलब यहूदी, जिप्सी, पोलिस मतलब इस समुदाय के ना हो, वही लोग जर्मनी में रह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर का अपराधी किन्हें कहा जाता है? वाइमर गणराज्य के समर्थकों को नवंबर का अपराधी कहा गया है। इन्हें नवंबर का अपराधी इसलिए कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई थी और युद्ध का अंत नवंबर में हुआ था और उसमें जर्मनी की हार हो गई थी। उसके बाद वर्साई की संधि हुई थी जर्मनी के साथ, जिसमें जर्मनी, जिसे अपमानजनक संधि, इतिहास में एक अपमानजनक संधि के नाम से जाना जाता है इसलिए, और वहां उस समय जर्मनी में वाइमर गणराज्य का शासन था, इसलिए उसी नवंबर का अपराधी कहा जाता है। नेक्स्ट है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से हुई? यानी कि जब दूसरे विश्व युद्ध हुई थी उनकी शुरुआत किस घटना से हुई? आंसर क्या है? जर्मनी द्वारा सितंबर 1939 1939 को पोलैंड पर हमले से। क्या है? 1939 में पोलैंड पर हमले से जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था 1939 में, उससे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी।
द्वितीय विश्व युद्ध को शुरुआत करने वाला जर्मनी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े थे? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा था। वैसे तो इस संधि को कहा जाता था कि ये संधि शांति के लिए स्थापित किया गया है, लेकिन इस संधि में जर्मनी की मतलब बहुत ही अपमानजनक संधि थी जर्मनी के लिए। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबेन कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री। ग्लोबेन कौन था? हिटलर का प्रचार मंत्री था। हिटलर ने जो नाजीवाद की प्रथा स्टार्ट की थी उसका समर्थक था ग्लोबेन। वो हमेशा हिटलर के साथ रहता था, लास्ट तक वो हिटलर के सपोर्ट में रहा है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब हिटलर ने सुसाइड की थी तो साथ में ये ग्लोबेल इसने भी सुसाइड कर ली थी। हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से कब अलग किया? हिटलर ने जर्मनी को लीग ऑफ नेशन से कब अलग किया? 1933 में। बेटा ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एमसीक्यू के, तो आप इसे याद कर लीजिए। अब चलिए हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं जो 3 और 5 नंबर में आता है। अगर यही क्वेश्चन आपके 3 नंबर में आता है तो आप 3 पॉइंट लिख सकते हो, 5 नंबर में आता है तो आपको सारे पॉइंट अच्छे से लिखना है। ठीक है, देखते हैं विशेषाधिकार अधिनियम से आप क्या समझते हैं। विशेषाधिकार का मतलब पहले आप समझ लो। विशेषाधिकार का मतलब क्या होता है? कोई मतलब जो सामान्य लोग हैं सभी लोगों से अलग हटके कोई अधिकार किसी को प्राप्त हो तो उसे विशेषाधिकार कहते हैं। ठीक है, विशेषाधिकार अधिनियम लागू किया गया था जर्मनी में, तो वो अधिनियम क्या है? फर्स्ट है विशेषाधिकार अधिनियम 3 मार्च 1933 को पारित किया गया था। कब किया गया था? 3 मार्च 1933 में विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया गया था जर्मनी में। इस अधिनियम के बाद हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन गया। इस अधिनियम के तहत नाजी दल और उससे संबंधित संगठनों को छोड़कर अन्य सभी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मीडिया, सेना तथा न्यायपालिका पर हिटलर का नियंत्रण स्थापित हो गया। अब विशेषाधिकार अधिनियम क्या था? हिटलर के लिए विशेषाधिकार अधिनियम अपने लिए ही उसने पारित की थी। अधिनियम कब पारित हुई थी? 3 मार्च 1933 में। और इसके बाद क्या हुआ? हिटलर जर्मनी का तानाशाह बन गया। तानाशाह का मतलब होता है अपनी मर्जी चलाना, बिल्कुल अपने अनुसार सरकार को बनाना बिगाड़ना जो भी करना उसे। इस अधिनियम के तहत नाजी दल और उससे संबंधित संगठनों को छोड़कर, यानी कि नाजी दल और जो उससे संबंधित संगठन थे उसको छोड़कर बाकी सभी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि और कोई भी दल जर्मनी में नहीं रहेगा। नेक्स्ट है मीडिया, सेना तथा न्यायपालिका पर हिटलर का नियंत्रण स्थापित हो गया। मीडिया पर, सेना और न्यायपालिका सब पर हिटलर का नियंत्रण था। मीडिया हिटलर जो चाहता था वही मीडिया छाप सकती थी। सेना हिटलर के अनुसार चलती थी। न्यायपालिका भी हिटलर के अधीन थी। इसी को बोलते हैं तानाशाह, जिसमें हर चीज किसी एक व्यक्ति को, सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए उसे तानाशाही शासन हम कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, हिटलर तथा नाजीवाद की महिलाओं के प्रति सोच क्या थी? नाजीवाद के लिए नाजीवाद की या हिटलर की महिलाओं के प्रति सोच क्या थी, यानी कि जर्मनी में महिलाओं के प्रति क्या सोच थी? या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जर्मनी में महिलाओं की स्थिति क्या थी, उसका भी आंसर यही होगा बेटा। और अगर ऐसे आए हिटलर तथा नाजीवाद की महिलाओं के प्रति क्या सोच थी तो उसके भी आंसर यही है। फर्स्ट है, हिटलर के अनुसार महिलाओं का प्रमुख दायित्व बच्चों तथा घर की देखभाल करना था। वो महिलाओं को कोई अधिकार नहीं देना चाहता था हिटलर। वो कभी नहीं चाहता था कि महिलाएं पुरुषों के साथ हो, मतलब पुरुषों के बराबर खड़े हो। वो महिलाओं को हमेशा ही पुरुषों से कमतर नापता था। और उसका क्या मानना था हिटलर का कि महिलाएं का प्रमुख दायित्व बच्चों तथा घर की देखभाल करना है, यानी कि वो घर में रहे, बच्चों की देखभाल करे और घर की देखभाल करे। उसके अनुसार बच्चों को नाजी विचारों से परिचित करवाना माताओं का दायित्व है। नाजी विचार यानी कि हिटलर के जो विचार है उससे परिचित करवाना महिलाओं का ही दायित्व है। और वो अपने बच्चों को इन चीजों से परिचित करवाए, यानी कि इसकी तारीफ करें और नाजी विचारों के ही तहत चलने के लिए मनाए बच्चों को। नेक्स्ट है, महिलाओं को यहूदियों से दूरी बनाए रखने तथा शुद्ध जर्मन आर्यन बच्चों को पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। किस चीज के लिए प्रोत्साहित किया जाता था? यहूदियों से दूर रहें। आपको पहले ही बताई हूँ कि उसने अवांछित यहूदियों को माना है, तो वो हिटलर नहीं चाहता था कि यहूदी जर्मनी में रहें। तो वो महिलाओं को ये कहता था कि यहूदियों से दूरी बना के रखे, यहूदियों से किसी प्रकार का संबंध ना बनाए और शुद्ध जर्मन आर्यन बच्चों को पैदा करे। उसके लिए हिटलर के अनुसार शुद्ध जर्मन आर्यन बच्चा वो होता था जो बच्चा गोरा हो और नीली आंखों वाले और भूरे बालों वाले हो। वो बच्चा शुद्ध जर्मन आर्यन बच्चा मानता था हिटलर उसे। और वो चाहता था कि महिलाएं ऐसे ही बच्चे पैदा करें। और अगर किसी
यहूदी के घर भी ऐसा बच्चा पैदा होता था तो उन बच्चे को वो उसकी माँ से छीन लेता था और उसकी नस्ल की टेस्ट कराता था। अगर वो आर्यन उनसे लगता था कि जर्मन आर्यन है तो उसे वो किसी जर्मन आर्यन के घर में रख देता था, वरना वो अनाथ आश्रम में वैसे बच्चों को डाल देता था। ठीक है। हम नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नाजीवाद के अनुसार महिला और पुरुष समानता की बात सही नहीं है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हिटलर कभी भी नहीं चाहता था कि महिला और पुरुष एक समान हो। समानता की बात वो बहुत ही मानता, वो कहता था कि समानता की बात सही नहीं है, महिला और पुरुष कभी समान हो ही नहीं सकते। आगे है नाजीवाद की युवाओं के प्रति क्या नीति थी। अब महिलाओं के प्रति हो गया, अब नाजीवाद में युवाओं के प्रति क्या नीति थी। बेटा ये क्वेश्चन भी दो तरीके से आ सकता है। एक तो नाजीवाद की युवाओं के प्रति क्या नीति थी, या नाजी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी। ठीक है। फर्स्ट क्या है पॉइंट, युवाओं को सख्त अनुशासन में शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट है युवाओं को नाजी विचारधारा, हिटलर व युद्ध में विश्वास करना और यहूदियों से नफरत करना सिखाया जाता था। युवाओं के लिए नाजी संगठन था सेना में शामिल होना अनिवार्य था। क्या था, युवाओं को सख्त अनुशासन में शिक्षा दी जाती थी, नाजी विचारधाराएं की शिक्षा दी जाती थी, हिटलर वो युद्ध में विश्वास करना, वो हिटलर की ऐसी शिक्षा दी जाती थी कि हिटलर की पूजा करें, हिटलर को ही अपना सब कुछ माने, युद्ध में विश्वास करें तथा यहूदियों से नफरत करें। यह सिखाया जाता था युवाओं को। युवाओं के लिए नाजी संगठन तथा सेना में शामिल होना अनिवार्य था। युवाओं के लिए क्या था, वो नाजी संगठन में उनको शामिल होना अनिवार्य है, सेना में शामिल होना अनिवार्य है। आगे है नाजीवाद। बेटा हिटलर साम्राज्यवाद की बहुत ज्यादा समर्थक था। साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और अपने साम्राज्य का विस्तार कोई तभी कर सकता है जब वो युद्ध करके दूसरे के राज्य को अपने राज्य में मिला ले। तो हिटलर साम्राज्यवाद का बहुत बड़ा समर्थक था, इसलिए वो सेना पर ज्यादा बल देता था कि सेना में सभी को शामिल होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाजीवाद या हिटलर की लोकप्रियता के क्या कारण थे, यानी कि नाजीवाद या हिटलर लोकप्रिय क्यों हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। नाजीवाद या हिटलर की लोकप्रियता के निम्न कारण थे। वाइमर गणराज्य की असफलता, वाइमर गणराज्य की असफल हो गया था। इसके आगे आप थोड़ा सा अपनी तरफ से लिख सकते हो बेटा, अगर 5 नंबर में आ जाए। वाइमर गणराज्य अपनी तरफ से असफल हो गया था, वाइमर गणराज्य, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाइमर गणराज्य, अब ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ वाइमर गणराज्य की असफलता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस पर बहुत ज्यादा जो अपमानजनक संधि थोप दी गई थी, जिससे क्या जो समाज था वो वाइमर गणराज्य से असंतुष्ट हो गया था। दूसरा है आर्थिक संकट। 1923 के आर्थिक संकट के कारण जर्मनी की हालत खराब हो चुकी थी। आर्थिक संकट बहुत ज्यादा आ गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। उस समय जर्मनी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जर्मनी में भूखमरी, बेरोजगारी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा आ चुकी थी, जिसके कारण क्या हुआ, हिटलर की लोकप्रियता बढ़ गई। सबको ये लगता था कि वाइमर गणराज्य के कारण ये सब हो रहा है और उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें इन चीजों से बाहर निकाल सकता हो। फिर है वर्साई की संधि। वर्साई की संधि अपमानजनक संधि ने वर्साई की अपमानजनक संधि ने हिटलर की लोकप्रियता को बल दिया। हिटलर का कहना था इस अपमान का बदला मैं ही दिला सकता हूँ। बहुत ही अपमानजनक संधि हुई थी जो वर्साई की संधि थी, क्योंकि जर्मनी से बहुत ज्यादा उसके क्षेत्र ले लिए गए थे मित्र राष्ट्रों के द्वारा। इस पर मतलब बहुत ज्यादा पैसे लिए गए थे जर्मनी से, जो पूरे विश्व में जर्मनी का बहुत ज्यादा अपमान हुआ था इस संधि के कारण। तो हिटलर का क्या कहना था कि इस अपमान का बदला मैं ही दिला सकता हूँ, मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ जो आपको इन चीजों से बाहर निकाल सकता हूँ। तीसरा है हिंसक राष्ट्रवाद। जर्मनी के लोगों को बताया कि लोग देश के लिए होते हैं और देश में एक ही नेता होना चाहिए। हिटलर ने क्या बताया लोगों को कि जो जनता है, लोग हैं, वो देश के लिए होते हैं, देश लोगों के लिए नहीं होता। वो उल्टा ही बताया था कि लोग देश के लिए होते हैं और देश में एक ही नेता होना चाहिए। लोकतंत्र का विरोधी था हिटलर। उसका कहना था कि लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में इतने सारे लोग मिलकर फैसला लेते हैं, तो ये गलत है। एक इंसान होना चाहिए, एक नेता होना चाहिए देश में जो हर तरह की फैसले ले। फिर है हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर में भाषण कला और संगठन प्रचार कला बहुत अच्छी थी। हिटलर में बोलने की, जो भाषण की जो कला थी, संगठन बनाने की, लोगों को अपने सपोर्ट में करने की, और उसकी प्रचार की कला बहुत ही अच्छी थी, जिस कारण लोग उसके सपोर्ट में होते गए। क्या है ना, मतलब कि उनकी लोकप्रियता, नाजीवाद और हिटलर की लोकप्रियता जनता में बढ़ती गई थी, जो बाद में लोगों को समझ में आया कि ये गलत था। आगे अब देखते हैं क्वेश्चन।
नाजीवाद विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नाजीवाद विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं मतलब क्या क्या थी उस विचारधारा में। नाजीवाद एक विचार है बेटा, एक विचारधारा है, उसकी विशेषताएं। नस्लवादी सोच, नाजीवाद में सबसे पहले क्या था, नस्लवादी सोच था। वो नाजीवाद नस्लवाद की सोच रखते थे, वो यहूदी को नीचा और जर्मन आर्यन को ऊंचा मानते थे। क्या था, ये नस्लवादी सोच रखते थे। इनका मानना था कि जो अच्छे नस्ल के हैं, जो बिल्कुल स्वस्थ हो, और जो जर्मन आर्यन है उन्हीं को जर्मनी में रहने का अधिकार है, बाकी किसी को जर्मनी में रहने का अधिकार नहीं है। ये था नस्लवादी सोच। दूसरा है तानाशाही का गुणगान। क्या होता था, ये तानाशाही का गुणगान करता था। उनका मानना था कि तानाशाही सरकार ही देश को बचा सकती है, यानी कि ऐसी सरकार जिसमें सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो, वही देश को बचा सकती है। लोकतंत्र देश को नहीं बचा सकता। तीसरा है युद्ध में विश्वास। हिटलर साम्राज्यवाद चाहता था, साम्राज्यवाद का समर्थक था, और इसलिए वो युद्ध में बहुत ज्यादा विश्वास करता था कि युद्ध से ही हमारे साम्राज्य का विस्तार हो सकता है। नाजी पार्टी युद्ध में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि देश को आगे लेकर जाने के लिए युद्ध जरूरी है, यानी कि देश का विस्तार करने के लिए, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध बहुत जरूरी है। आगे है साम्राज्यवाद में विश्वास। ये भी आपको बता ही चुकी, अपने देश को मजबूत करने के लिए दूसरे देश पर कब्जा करना आवश्यक है। क्या कहना था उसका, कि अपने देश को अगर मजबूत करना हो, शक्तियां बढ़ानी हो, आर्थिक स्थिति सुधारनी हो, तो दूसरे देश पर कब्जा करना बहुत जरूरी है। फिर है लोकतंत्र विरोधी। ये भी मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि हिटलर लोकतंत्र का विरोधी था। नाजीवाद लोकतंत्र विरोधी थे। वे लोकतंत्र को निकम्मी सरकार कहते थे। उनका मानना था कि शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही होना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर ये 3 नंबर में आता है तो आप जो पॉइंट है बस वो पॉइंट लिख दें, और 5 नंबर में आता है तो पूरी डिटेल से आप लिखिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। मैं आपको पॉइंट में इसलिए लिखती हूँ कि आप अगर एग्जाम में पॉइंट में आंसर लिखेंगे तो आपको ज्यादा मिलते हैं नंबर, और अगर आप पॉइंट में आंसर नहीं लिखेंगे तो नंबर कम मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक महामंदी के जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा है। जो आर्थिक महामंदी है उसका जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। उद्योग ठप हो गए, व्यापार चौपट हो गए, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, कृषि उपज की कीमतों में कमी आई। फर्स्ट क्या है बेटा, आर्थिक महामंदी का जर्मनी पर प्रभाव। जो आर्थिक महामंदी आया कब था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। उद्योग ठप हो गए, आर्थिक महामंदी, पैसे की कमी हो गई तो उद्योग तो खत्म हो ही जाएंगे, और जो औद्योगिक क्षेत्र थे वो वर्साई की संधि के कारण जर्मनी से छीन लिया गया था। व्यापार चौपट हो गए, पैसे की कमी हो गई थी, व्यापार भी खत्म हो गए। महंगाई बढ़ गई, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। जो आर्थिक महामंदी है उससे बेरोजगारी की समस्या थी। अगर उद्योग और व्यापार ही नहीं चलेंगे तो बेरोजगारी की समस्या तो होना ही है। कृषि की उपज की कीमतों में कमी। जो अनाज थे उसकी कीमत कम हो गई थी, किसान ज्यादा पैसा लगा के अनाज उपजा रहे थे और उन्हें उतना पैसा भी नहीं मिल रहा था। अब आगे है वर्साई की संधि की शर्तें क्या थी। वैसे जो जिस संधि के बारे में आपको शुरू से बताती जा रही हूँ, अब उसकी शर्तें सुन लीजिए कि क्या क्या शर्तें थी जर्मनी के साथ। जो संधि की गई थी उसकी क्या क्या शर्तें थी, क्या क्या उसको देना पड़ा था जर्मनी को, मित्र राष्ट्रों को। जर्मनी को युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया, और युद्ध क्षतिपूर्ति के तौर पर 6 अरब पौंड का जुर्माना चुकाना पड़ा। क्या था, जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया था, और जो युद्ध की क्षतिपूर्ति है उसके तौर पर जर्मनी को 6 अरब पौंड का जुर्माना देना पड़ा। दूसरा क्या है, जर्मनी को अपने उपनिवेश खोने पड़े। जो उसके उपनिवेश थे, साम्राज्यवाद के कारण जो दूसरे देशों पर अधिकार करके उसने अपना उपनिवेश बनाया था, वो उनसे खोना पड़ा। जर्मनी को अपना 13% भूभाग खोना पड़ा। अपना 13% भूभाग, जो उसके संसाधन, अच्छे संसाधन वाले भूभाग थे, वो जर्मनी से ले लिया गया। जर्मनी को संसाधनों में धनी क्षेत्र को खोना पड़ा, यानी कि वैसे क्षेत्र जो संसाधन में वो बहुत धनी है, वैसे क्षेत्र को मित्र राष्ट्रों ने ले लिया। जर्मनी की सेना को भंग कर दिया गया। जर्मनी की सेना को भी भंग कर दिया गया था वर्साई की संधि में। तो ये जो सारे पॉइंट है बेटा, इसी को हम वर्साई की संधि के जो है वो है, मतलब की शर्तें हैं, और इसे बहुत ही अपमानजनक संधि कही जाती है इतिहास में। जर्मनी वाले भी इसे बहुत अपमानजनक संधि कहते हैं, और यही संधि है जिस कारण की द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, क्योंकि इस संधि के कारण ही हिटलर को वहां अपना प्रभुत्व जमाने का मौका मिला, और हिटलर के प्रभुत्व जमते ही उस वो बहुत बड़ा तानाशाह था, द्वितीय विश्व युद्ध की बीज बो दिए उसने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? वाइमर गणराज्य यानी कि जो हिटलर के आने से पहले जो गणराज्य वहां पे था, जिसका शासन था जर्मनी में, उसके सामने क्या क्या समस्याएं थी वो देखते हैं। ओके, वाइमर गणराज्य को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसे वर्साई की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। अगर जर्मनी की हार हो गई थी और मित्र राष्ट्रों ने उनके साथ संधि की थी, तो उन्हें तो अब जब हार हो गई है तो उन्हें तो उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़े। उनकी मजबूरी थी हस्ताक्षर करना। इसे मित्र राष्ट्रों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में भारी धनराशि देनी पड़ी। अभी ऊपर हम देख चुके हैं 6 लाख पौंड की धनराशि देनी पड़ी थी उन्हें मित्र राष्ट्रों को। देश में उद्योग तथा व्यापार पिछड़ गए थे, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई थी। देश में मुद्रास्फीति के कारण कीमतें आसमान को छूने लगी। वाइमर सरकार मूल्य वृद्धि को रोकने में असफल रही। यानी कि मुद्रास्फीति, पैसों की कीमत बहुत कम हो गई थी और जो चीजें थी, वस्तुओं की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिस कारण क्या हुआ, कीमतें आसमान छूने लगी थी और वाइमर सरकार जो है इन चीजों को रोकने में असफल रही। इसके साथ साथ सेना में भी असंतोष बढ़ने लगा। इन सब बातों के परिणाम स्वरूप जनता का वाइमर सरकार से मोह भंग हो गया तथा हिटलर के उत्कर्ष के साथ ही इसका पतन हो गया। इसके बाद क्या हुआ, मतलब सेना में भी असंतोष बढ़ने लगा और लोगों में इन सब के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लोगों में क्या हुआ, सरकार के प्रति, जो उनकी सरकार थी उनके प्रति जो मोह थी वो भंग हो गया। मतलब वाइमर गणराज्य को ही इन सबका, मतलब सबका कारण मानते थे कि वाइमर गणराज्य के कारण ही ये सब हो रहा है, और वो हिटलर के तरफ आकर्षित होते गए और हिटलर के उत्कर्ष का, मतलब कि हिटलर का उत्कर्ष के साथ ही वाइमर गणराज्य का पतन हो गया। और हिटलर का उत्कर्ष ही था, हिटलर का ही आगमन था जो द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बोल सकते हैं, कि द्वितीय विश्व युद्ध का बीज उसने बो दिया। एक बार और आप देख लीजिए सारे क्वेश्चन आंसर। बेटा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, इसे आप कॉपी में नोट डाउन करिए, याद करिए, समझ के याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये समझ के चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती है। मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं इसमें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिसे वीडियो पसंद आए वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। मुझे भी थोड़ा मोटिफिकेशन मिलेगा इससे कि अ, आगे मैं वीडियो बनाती रहूं और आपके साथ शेयर करती रहूं, आप इसे देखते रहें, इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो ये है सारे क्वेश्चन आंसर, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। इसे देखिए, याद करिए और नोट नोट डाउन कर लीजिए इसे देख के याद करके नोट डाउन करिए बेटा। ठीक है, नमस्कार।